गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिनव एकेडमी साइंस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने बायोलॉजी में कल बात की थी भी लघु बीजाणु जनन की। किसकी बात की थी? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। आपको मालूम है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? भी लघु बीजाणुधनी या परागकोश में। लघु बीजाणुधनी या परागकोश में। तो जैसे ही लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है उसके बाद लघु बीजाणु जो है उनका परागकोश से मुक्त होना भी आवश्यक है, यानी उनका परागकोश या लघु बीजाणुधनी से बाहर निकलना आवश्यक है। तो आज अपने बात करते हैं परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन टॉपिक क्या है अपना? परागकोश का स्फुटन। परागकोश जो है उनका स्फुटन किस प्रकार से होता है समझते हैं इसको एक डायग्राम से। यह मान लेते हैं परागकोश है भी। क्या ये परागकोश? परागकोश की काट है। सबसे बाहरी परत जो होती है परागकोश में वो क्या थी? याद करें, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। क्या थी भी? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर कौन सी परत थी भी? एंडोथीसियम। कौन सी परत भी? एंडोथीसियम। आपको याद है तो परागकोश की भित्ति में अपने बात की थी एंडोथीसियम की एक आर्द्रताग्राही परत है, क्योंकि एंडोथीसियम की कोशिकाओं पर अल्फा सेल्यूलोज की क्या थी भी? रेशेदार पट्टियां थी। किसकी पट्टियां थी? अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां। ये डायग्राम में मैं इतने में बना रहा हूं भी। एंडोथीसियम ये पूरी लेयर यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी, लेकिन अपने जितनी आवश्यकता है उतनी बनाते हैं। देखो एंडोथीसियम है, इसकी परत पे किसकी भी? अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। किसकी भी? अल्फा सेल्यूलोज की, जिसकी वजह से ये परत कैसी होती है भी? आर्द्रताग्राही होती है। कैसी होती है? आर्द्रताग्राही। आपने परागकोश की संरचना में पढ़ा था कि प्रत्येक परागकोश जो होता है ये एक द्विपालित संरचना है। कैसी संरचना है? द्विपालित संरचना। एक पाली ये, एक पाली ये। प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ भी? 2 प्रकोष्ठ। कितने प्रकोष्ठ भी? 2 प्रकोष्ठ। और ये प्रत्येक प्रकोष्ठ क्या कहलाता है भी? लघु बीजाणुधनी। यहां पे क्या है भी? योजी। क्या है भी? योजी। अपने बात कर रहे हैं परागकोश के स्फुटन की कि परिपक्व परागकोश जो है उसका स्फुटन किस प्रकार से होता है। जैसे ही परागकोश परिपक्व हो जाता है, जैसे ही परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसमें केवल 2 ही परतें, भित्ति के अंदर केवल 2 ही परतें शेष रहती है। एक तो कौन सी भी? एपिडर्मिस। और दूसरी कौन सी? एंडोथीसियम। ये 2 परतें परिपक्व परागकोश में शेष रहती है। मिडिल लेयर और टेपिडम
ये दोनों परतें पोषण में काम आ जाती है भी। किसमें काम आ जाती है? पोषण में काम आ जाती है। कौन सी परत भी? एक तो मिडल लेयर और एक टेपिटम। टेपिटम के बारे में आपने पढ़ा है कि ये पोष स्तर है। क्या है भी? पोष स्तर, जो लघु बीजाणुजन उत्तक और लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करता है भी? पोषण प्रदान करता है। यहां पे अब टेपिटम पे एक प्रश्न बनता है भी, अच्छा क्या कि यदि पराग कोश के परिपक्व होने से पूर्व ही टेपिटम का ह्रास हो जाए या टेपिटम क्या हो जाए भी? नष्ट हो जाए। क्या हो जाए भी? नष्ट हो जाए। प्रश्न क्या है कि यदि पराग कोश के परिपक्व होने से पहले ही टेपिटम का ह्रास हो जाता है तो जो जनन की क्रिया है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर इसका होगा भी टेपिटम के बारे में आप जानते हैं कि टेपिटम जो होती है बीजाणुजन उत्तक और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। अगर टेपिटम का ह्रास पहले ही हो जाएगा तो लघु बीजाणुओं को पोषण नहीं मिलेगा और लघु बीजाणु जनन की क्रिया प्रभावित होगी और लघु बीजाणु जो है इनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और परागकण जो है वो बंधे रह जाएंगे, जननक्षम नहीं रहेंगे। क्या हो जाएंगे? वो बंधे हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर परागकोश के परिपक्व होने से पहले ही टेपिटम क्या हो जाए भी? नष्ट हो जाए तो परागकणों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और परागकण जो है ये अजननक्षम या बंधे रह जाएंगे। तो यहां पे ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। तो एक परिपक्व परागकोश जो होता है उसमें क्या होता है कि टेपिटम और मिडल लेयर तो नष्ट हो जाती है और भित्ति में केवल दो ही परतें शेष रहती है। एक तो कौन सी? एपिडर्मिस और दूसरी एंडोथीसियम। एक तो एपिडर्मिस और दूसरी कौन सी भी? एंडोथीसियम। इसी दौरान जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है तो एक पाली में स्थित जो दो लघु बीजाणु धानियां इनके बीच का ये पट्ट ये भी क्या हो जाता है भी? नष्ट हो जाता है और दोनों लघु बीजाणु धानियां आपस में मिल जाती है। इसके अंदर ये क्या है भी? लघु बीजाणु। क्या है भी? लघु बीजाणु। परागकोश जब परिपक्व होता है तो प्रत्येक पाली की दोनों जो लघु बीजाणु धानियां हैं उनके बीच का, उनके मध्य का जो पट्ट होता है, सेप्टा जो होता है वो क्या हो जाता है भी? नष्ट हो जाता है, जिससे दोनों लघु बीजाणु धानियां आपस में मिल जाती है। दोनों लघु बीजाणु धानियां आपस में मिल जाती है। देखिए भी आपने परागकोश की काट में इस तरह की संरचना देखी थी आपने। यहां पे ये जो खांच सी आपको दिखाई दे रही है, ये खांच जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस, स्फुटन रेखा। क्या भी? स्फुटन रेखा जो यहां पे दिखाई गई है, स्फुटन रेखा। तो देखिए क्या होता है कि परिपक्व परागकोश में आपको मालूम है कि भित्ति में केवल दो परतें बची है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। मिडल लेयर और टेपिटम पोषण में काम आ गई भी। किसमें काम आ गई? पोषण में। और लघु बीजाणु धानियों के बीच के जो पट्ट हैं वो भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। लाइन ऑफ डेहिसेंस पे जो ये सेल होती है, लाइन ऑफ डेहिसेंस पे जो ये किनारे पे जो ये कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं ओष्ठ कोशिकाएं। क्या बोलते हैं भी? ओष्ठ कोशिकाएं, या इनको बोलते हैं स्टोमियम सेल। क्या बोलते हैं भी? स्टोमियम सेल। लाइन ऑफ डेहिसेंस के पास जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए परागकोश की एक पाली है, एक लघु बीजाणु धानी यहां, एक यहां, और यहां पे ये बाह्य त्वचा आपस में मिली हुई है। तो ये जो सेल है, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस स्फुटन रेखा पे जो दो कोशिकाएं हैं, ये क्या कहलाती है? ओष्ठ कोशिकाएं। क्या कहलाती है ये? ओष्ठ कोशिकाएं। आप जानते हैं कि एंडोथीसियम पर अल्फा सेल्यूलोज की क्या पाई जाती है? रेशेदार पट्टियां, जिसकी वजह से ये परत कैसी होती है भी? आर्द्रता ग्राही। एंडोथीसियम कैसी होती है भी? आर्द्रता ग्राही। जैसे ही परागकोश क्या होगा? परिपक्व होगा। क्या होगा भी? परिपक्व होगा।
परिपक्व परागकोश में क्या होगा कि एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कर देगी, जल का त्याग कर देगी। किसका त्याग कर देगी, जल का त्याग, क्योंकि परागकोश जब परिपक्व होगा तो क्या आएगी, भित्ति में शुष्कता आएगी। क्या आएगी, शुष्कता। और इसी दौरान जो एंडोथीसियम की कोशिकाएं हैं जो आर्द्रताग्राही थी वो क्या कर देती है, जल का त्याग कर देती है। अब इन कोशिकाओं द्वारा जल का त्याग किया जाएगा तो ये कोशिकाएं सिकुड़ेगी, कोशिकाएं सिकुड़ेगी, कोशिकाएं सिकुड़ेगी तो इन ओष्ठ कोशिकाओं के ऊपर क्या पड़ेगा, दाब। जैसे ये जो है ये आपको दिखाई दे रही है एंडोथीसियम, ये क्या है भी, ओष्ठ कोशिकाएं। जैसे ही इन कोशिकाओं द्वारा जल का त्याग किया जाएगा तो इन कोशिकाओं में क्या होगा भी, सिकुड़न होगी, संकुचन होगा, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं खींचेगी तो ये ओष्ठ कोशिकाएं क्या हो जाएगी भी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, हट जाएगी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी। और परागकोश का क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा। परागकोश का क्या हो जाएगा, स्फुटन हो जाएगा और लघु बीजाणु जो है बाहर मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी, बाहर मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से परिपक्व परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। परिपक्व परागकोश का स्फुटन होता है। तो इस प्रकार से यह घटना संपन्न होती है और लघु बीजाणु जो होते हैं बाहर मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए लघु बीजाणु जो है या परागकण जो है उनसे संबंधित कुछ विशेष बातों की अपने यहां पे चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले अपने एक परागकण जो है यानी परागकण है, इनके ऊपर कुछ विशेष तथ्य हैं उनकी बात करते हैं। उनसे पहले अपने बात करेंगे परागकण की संरचना। तो अगली हेडिंग आप लगा लें भी, पराग कण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। देखिए भी परागकण जो होता है ये कैसा होता है, एक कोशिक होता है। कैसे होता है भी, एक कोशिक यानी एक ही कोशिका से बना होता है। सूत्र गुणिता इसकी क्या होती है, यानी गुणसूत्र इसमें क्या होते हैं, अगुणित अवस्था में। तो एक परागकण जो होता है एक कोशिक अगुणित और लगभग गोल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोल संरचना। टेट्राड में जब परागकण थे तो उनको अपने नाम दिया था लघु बीजाणु। क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु। जैसे ही टेट्राड से लघु बीजाणु मुक्त होते हैं तो ये लगभग गोलाकार हो जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन या परागकण। परागकण एक कोशिकीय अगुणित और गोलाकार संरचना होती है और संरचनात्मक रूप से एक परागकण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं भी, दो आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाह्य आवरण जो होता है परागकण का बाह्य आवरण, उसको कहा जाता है भी बाह्य चोल। क्या कहा जाता है, बाह्य चोल या एक्साइन। और भीतरी आवरण को कहते हैं अंतःचोल या इंटाइन। अंतःचोल या इंटाइन। तो एक परागकण की संरचना कैसी होती है ये देखते हैं अपने। तो आप डायग्राम बनाएंगे साथ साथ कि एक परागकण जो है उसकी संरचना कैसी होती है।
बनाइए साथ साथ डायग्राम। ये एक परागकण की संरचना बनाइए भी अपने। ये परागकण के अंदर हो गया जीवद्रव्य और ये मान लेते हैं इसका केंद्रक, ये मान लेते हैं रिक्तिका। तो लेबलिंग करते हैं इसकी। ये क्या हो गया केंद्रक, ये क्या हो गया कोशिका द्रव्य, इसको बोल देंगे अपने बाह्यचोल, और ये वाला क्या हो गया अंतःचोल। यहां पे सूक्ष्म छिद्र बनाया अभी मैंने, एक यहां पे बना रहा हूं, एक यहां पे बना रहा हूं। ये सूक्ष्म छिद्र है भी। इन सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं अभी जनन छिद्र या जरमपोर। बनाइए ये डायग्राम परागकण की संरचना का। देखो भी एक परागकण की संरचना में बात करें तो परागकण कैसा है भी, एक कोशिक अगुणित और गोल संरचना है। कैसी संरचना है, एक कोशिक अगुणित और गोल संरचना है, जो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था है। आगे अपने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होना है वो इसी परागकण से होना है। तो परागकण जो होता है ये क्या होता है भी, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था है, प्रथम कोशिका अवस्था है। प्रत्येक परागकण जो है इसमें परागकण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं भी। कितने आवरण पाए जाते हैं, दो आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहरी आवरण को बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यचोल या एक्साइन। और सबसे भीतरी आवरण को क्या कहते हैं, अंतःचोल या इंटाइन। तो बाहरी आवरण क्या कहलाता है, एक्साइन, और भीतरी आवरण क्या कहलाता है, इंटाइन कहलाता है, अंतःचोल कहलाता है। सबसे पहले बाह्यचोल की बात करें कि परागकण का बाह्यचोल कैसा होता है। देखिए वास्तव में परागकण क्या है, एक अगुणित एक कोशिक गोल और अलंकृत संरचना है। यानी इसका बाहरी आवरण जो होता है इस पर विशिष्ट प्रकार के डिजाइन पाए जाते हैं, अलंकरण पाए जाते हैं। तो परागकण एक अलंकृत संरचना है। बाह्यचोल की अपनी बात करें तो बाह्यचोल जो होता है यह सामान्यतः खुरदरा व अलंकृत होता है। कैसा होता है भी, बाह्यचोल खुरदरा व अलंकृत। बाह्यचोल कैसा होता है भी, खुरदरा या अलंकृत। बाह्यचोल या एक्साइन, बाह्यचोल ये कैसा होता है भी, खुरदरा होता है, अलंकृत होता है, खुरदरा होता है, अलंकृत होता है। और बाह्यचोल जो होता है आपने टेपिटम में पढ़ा था कि टेपिटम द्वारा स्पोरोपोलिनिन का स्रावण किया जाता है। किसका भी, स्पोरोपोलिनिन का। यानी टेपिटम यूबिस कणों का स्रावण करती है और यूबिस कणों में क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। और यही स्पोरोपोलिनिन जो है यह बाह्यचोल का निर्माण करता है। तो बाह्यचोल जो होता है वो किसका बना होता है भी, स्पोरोपोलिनिन का। सन 2013 में 1 नंबर का पहला ही जो प्रश्न था आरबीएसई बोर्ड का वो क्या था भी, यही था।
कि परागकण का बाह्य चोल किस पदार्थ का बना होता है? उत्तर क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। तो परागकण का बाह्य चोल खुरदरा अलंकृत और किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन के बारे में आप जानते हैं कि इसका भौतिक या जैविक विघटन नहीं होता, इसीलिए परागकण जो होते हैं ये लंबे समय तक संरक्षित बने रहते हैं या इनके जीवाश्म बनते हैं भी। क्या बनते हैं? जीवाश्म बनते हैं। तो इनका भौतिक और जैविक विघटन क्यों नहीं होता? क्योंकि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है भी? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। बाह्य चोल जो होता है उसमें कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। जैसे यहां पे ये छिद्र बना है, यहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, यहां नहीं पाया जाता, यहां नहीं पाया जाता। बाह्य चोल जो है इसमें कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है, जिससे वहां सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं जनन छिद्र या जरमपोर। क्या कहते हैं? जनन छिद्र या जरमपोर कहते हैं, जिनकी संख्या डाइकोट में तो कितनी होती है? 3 और मोनोकोट में कितनी होती है? 1। जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है भी? डाइकोट यानी द्विबीजपत्रियों में तो कितनी? 3 और एक बीजपत्रियों में कितनी भी? 1 होती है। इन्हीं जनन छिद्रों में से नर युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान अंतःचोल बाहर निकल करके पराग नलिका का निर्माण करता है। भी अब ये पराग नलिका क्या है, इसकी बात अपने जब नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ेंगे तब आपको बताई जाएगी भी पराग नलिका क्या है। तो डाइकोट जो है इसमें जनन छिद्रों की संख्या 3 और मोनोकोट में 1 होती है। जनन छिद्र से अंतःचोल बाहर निकल करके या कायिक कोशिका बाहर निकल करके पराग नली का निर्माण करती है, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब देखिए ये तो हुआ बाह्य चोल। बाह्य चोल के बाद बात करें अपने अंतःचोल की। किसकी बात करें भी? अंतःचोल की। अंतःचोल या इसको क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन। अंतःचोल या इंटाइन। बाह्य चोल के अंदर की ओर क्या पाया जाता है? अंतःचोल पाया जाता है। अंतःचोल जो है ये एक पतली परत के रूप में, लचीली परत के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में भी? पतली लचीली परत के रूप में पाया जाता है। और किसका बना होता है भी? पैक्टोसेल्यूलोज का। किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज का। अंतःचोल जो है एक पतली लचीली परत के रूप में पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य को घेरे रखता है। किसको घेरे रखता है? कोशिका द्रव्य को। और ये किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज का। पैक्टोसेल्यूलोज क्या है भी? पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। पैक्टिन और सेल्यूलोज मिलकर क्या बनाते हैं? पैक्टोसेल्यूलोज। तो अंतःचोल किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है भी? पैक्टोसेल्यूलोज का। और ये एक पतली लचीली परत के रूप में पाया जाता है। और नर युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान या परागकण के अंकुरण के दौरान अंतःचोल ही किसी एक जनन छिद्र में से बाहर निकल करके पराग नलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है। तो यह है भी परागकण की संरचना। अब परागकण की संरचना के बाद अपने बात करें तो परागकण जो है इससे संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों की जो काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपने को ध्यान में रखने आवश्यक है। सबसे पहला तथ्य तो आप जानेंगे कि परागकण है इसका बाह्य चोल जो है किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। परागकण
का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन का भौतिक या जैविक विघटन नहीं होता, इसी कारण से पराग कणों के जीवाश्म बनते हैं, जिसका भौतिक या जैविक विघटन नहीं होता, इसीलिए परागकण के जीवाश्म बनते हैं। परागकण के जीवाश्म बनते हैं। तो पहला तथ्य क्या है कि परागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है भी? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जिसका भौतिक या जैविक विघटन नहीं होता, इसीलिए परागकण है उसके जीवाश्म बनते हैं। परागकण के क्या बनते हैं भी? जीवाश्म बनते हैं। दूसरा तथ्य देखिए, परागकण का जो बाह्य चोल होता है, परागकण का बाह्य चोल, इसमें टेपिटम द्वारा स्रावित कुछ प्रोटीनें, तेलीय पदार्थ आदि धसे हुए रहते हैं। विशेष करके अपने बात करते हैं कीट परागित पुष्पों की। कीट परागित पुष्प यानी जिन पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न होती है, इन पुष्पों में परागकण के बाह्य चोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है भी? तेलीय परत पाई जाती है। कीट परागित पुष्प जो होते हैं, उनके पराग कणों के बाह्य चोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पोलेन किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? पोलेन किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलेन किट। अब ये पोलेन किट है, इसका स्रावण आपने पढ़ा था किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा। इस पोलेन किट के कार्य क्या है? कार्य क्या है? पहला कार्य तो ये हो गया कि तेलीय परत है। ये कैसी परत है भी? तेलीय परत। तो तेलीय परत होने की वजह से परागकण जो है ये कैसे, एक तो इनकी विशिष्ट गंध होगी, एक इनका विशिष्ट रंग होगा। तो पोलन किट का पहला कार्य क्या है कि पोलन किट की वजह से पराग कणों का विशिष्ट रंग व गंध होती है। पराग कणों का विशिष्ट रंग व गंध होती है। विशिष्ट रंग व गंध होती है, जिसकी वजह से कीट इनकी ओर क्या होते हैं भी? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित। तो पोलन किट का पहला वर्ग क्या है कि पोलन किट की उपस्थिति की वजह से परागकण जो है उनका विशेष रंग होता है, उनकी विशेष गंध होती है, जिसकी वजह से कीट इनकी ओर क्या होते हैं भी? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं भी। आकर्षित नहीं होंगे तो कीट परागकणों के पास आएंगे क्यों, और ये उनके साथ चिपक कर जाएंगे क्यों? तो कीटों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट गंध और रंग प्रदान करता है कौन भी? पोलन किट। दूसरा, पोलन किट एक तेलीय परत है भी। कैसी परत है? तेलीय परत। अब तेलीय परत यहां बाह्य चोल पे मौजूद है, जिसकी वजह से परागकण कैसे होंगे? चिपचिपे। तो पोलन किट की वजह से परागकण कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। कैसे होते हैं भी? चिपचिपे। जिसकी वजह से जैसे ही कीट इनके पास में आएगा, संपर्क में आएगा, जैसे ही कीट इनके संपर्क में आएगा तो यह परागकण जो होता है यह कीट के साथ चिपक जाएगा। किसके साथ चिपक जाएगा? कीट के साथ चिपक जाएगा। तो
पोलन किट की वजह से परागकण कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से कीट के साथ आसानी से चिपक जाते हैं। तीसरा कार्य देखिए, ये तेलीय परत जो होती है, पोलन किट क्या है? एक तेलीय परत, और इसमें क्या होती है? असंतृप्त वसाएं होती हैं, जिसकी वजह से ये परागकणों की, पोलन किट जो है परागकणों की अल्ट्रावायलेट रेज से, पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है भी? सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। किसकी भी? परागकणों की। किसकी? परागकणों की। तो ये है पोलन किट के कार्य। तो 1 नंबर के प्रश्न में पोलन किट के कार्य पूछे जा सकते हैं। 3 कार्य आपको बताए हैं। पहला कौन सा है कि पोलन किट की वजह से परागकणों का विशिष्ट रंग और गंध होती है, जिसकी वजह से कीट इनकी ओर क्या होते हैं भी? आकर्षित होते हैं। दूसरा कार्य क्या है? पोलन किट की वजह से परागकण चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से ये कीट के साथ आसानी से चिपक जाते हैं और परागण क्रिया को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं। तीसरा क्या है कि पोलन किट जो है परागकणों की अल्ट्रावायलेट विकिरणों से क्या करती है भी? सुरक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट विकिरणों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। यह हो गया पोलन किट। अब देखिए, परागकण जो है इनके लिए अगला तथ्य क्या है? अगली महत्वपूर्ण बात कौन सी है जो ध्यान में रखने वाली है? परागकण के बाह्य चोल में, परागकण के बाह्य चोल में टैपिटम द्वारा स्रावित, टैपिटम द्वारा स्रावित प्रोटीनें दसी हुई पाई जाती है। टैपिटम द्वारा विभिन्न प्रोटीनों का स्रावण किया जाता है, जो परागकण के बाह्य चोल में जो खुरदरे स्थल है उनमें दसे हुए रहती है। जैसे ही परागकण वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में? वायु संपर्क में। जैसे ही परागकण वायु के संपर्क में आता है तो परागकण के बाह्य चोल में दसी हुई प्रोटीनें जो होती है वो बाह्य वातावरण में मुक्त हो जाती है। किसमें मुक्त हो जाती है? बाह्य वातावरण में। और बाह्य वातावरण में मुक्त होकर ये प्रोटीनें मानव में ज्वर और पराग एलर्जी, पराग एलर्जी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है भी? ज्वर और पराग एलर्जी जो है उत्पन्न करती है। फिर देखिए, पराग एलर्जी करने वाले पादपों में मुख्य एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है गाजर घास, गाजर घास जिसे पार्थेनियम या कांग्रेस घास भी कहते हैं, कांग्रेस घास। परागकण जो है उसके बाह्य चोल में उपस्थित प्रोटीनों द्वारा ज्वर और पराग एलर्जी उत्पन्न की जाती है। गाजर घास या पार्थेनियम या कांग्रेस घास के परागकण मानव में पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है भी, यह प्रश्न पूछा गया है कि किस पादप के परागकण मानव में पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो उदाहरण होगा अपने पार्थेनियम या गाजर घास। इसके अलावा चिनोपोडियम, चिनोपोडियम, ज्वार, बाजरा आदि के परागकण भी मानव में पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। आदि के परागकण भी मानव में पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अगला तथ्य परागकणों से संबंधित देखिए भी, परागकण जो है इनका अध्ययन, परागकण का अध्ययन
वनस्पति विज्ञान की एक विशेष शाखा में किया जाता है जिसका नाम है परागाणु विज्ञान। क्या है भी? परागाणु विज्ञान, या इसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। पराग कण की संरचना है, इसके कार्य हैं आदि का अध्ययन। कहने का मतलब है परागकण से संबंधित घटनाओं का, क्रियाओं का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की एक विशेष शाखा में किया जाता है और उस शाखा का नाम क्या है? परागाणु विज्ञान। तो परागाणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? परागाणु विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है भी? परागाणु विज्ञान कहलाती है। इसका परागाणु विज्ञान का विशिष्ट केंद्र जो है NBRI लखनऊ, नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI जो है लखनऊ, वहां परागाणु विज्ञान का विशिष्ट केंद्र है। इसके अलावा उस्मानिया विश्वविद्यालय, कौन सा भी? उस्मानिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हैदराबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में परागाणु विज्ञान जो है इसका विशिष्ट केंद्र है। इसका विशिष्ट केंद्र है। इसके अलावा बात करें अपने परागकणों में, तो परागकण जो है ये विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। इनका आकार जो है इसमें काफी भिन्नता पाई जाती है। सबसे छोटे आकार के जो परागकण हैं वो होते हैं भी माइसोटिस एल्पस्टिस के। किसके परागकण भी? माइसोटिस एल्पस्टिस। माइसोटिस एल्पस्टिस माइसोटिस एल्पस्टिस, इसको कहते हैं फॉरगेट मी नॉट प्लांट। फॉरगेट मी नॉट प्लांट। इसके परागकण जो होते हैं आकार में क्या होते हैं भी? सबसे छोटे। और मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट। मिराबिलिस जलापा जो है इसके परागकण क्या होते हैं भी? आकार में सबसे बड़े। आकार में सबसे बड़े। तो ये परागकणों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। इसके अलावा कुछ तथ्य जो रहे हैं उनकी बात अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।